भाई प्यारे बच्चों, ये 11वीं आर्ट्स का ही है, पॉलिटिकल साइंस का, पेज नंबर B60 और चैप्टर का नाम है चुनाव और प्रतिनिधि। तीसरा चैप्टर है ये। अब इसमें है क्वेश्चन 11वां है, वयस्क मताधिकार के पक्ष में क्या, मतलब क्या है वयस्क मताधिकार और उसका पक्ष में क्या है। नंबर 1, लोक प्रभुसत्ता के सिद्धांत के अनुकूल। लोक प्रभुसत्ता का अर्थ है कि सर्वोच्च शक्ति जनता में निहित है, यानी सारी शक्ति जनता में निहित है। लोकतंत्र तब तक वास्तविक लोकतंत्र नहीं हो सकता जब तक कि प्रतिनिधियों के चुनाव में प्रत्येक नागरिक का योगदान न हो। अंत प्रतिनिधियों का चुनाव सामान्य जनता द्वारा किया जाना चाहिए। देखो ये मतलब क्या है कि लोक प्रभुसत्ता का मतलब है कि सर्वोच्च शक्ति जनता के हाथ में, वे सारी शक्ति जनता। जब तक लोकतंत्र नहीं कहा जा सकता जब तक प्रत्येक व्यक्ति अपना वोट का प्रयोग ना कर ले। वोट का प्रयोग मतलब अगर अपने किसी MLA या MP को जो वो चाहता हो और वो उसकी नज़र में अच्छा हो तो उसका चुनाव न कर दे, तब तक लोकतंत्र नहीं कहलाएगा। चुनाव सामान्य जनता द्वारा किया जाना चाहिए। सामान्य जनता मतलब सभी जनता, जितनी भी। यह समानता पर आधारित है। लोकतंत्र का मुख्य आधार है समानता, वे सभी समान हैं, सभी व्यक्ति समान हैं और विकास के लिए सभी को मताधिकार देना आवश्यक है। मतलब छोटा बड़ा कोई नहीं है, अमीर गरीब कोई नहीं है, सभी व्यक्ति जिसकी आयु 18 वर्ष हो चुकी हो वो सब वोट डाल सकते हैं और यही एक समानता है। और विकास का तभी हो सकता है मताधिकार देना भी आवश्यक है। जिन नागरिकों को मतदान का अधिकार नहीं होता उनके हितों तथा अधिकारों की सरकार तनिक भी परवाह नहीं करती। मतलब जिनके पास अपना वोटिंग नहीं है, वोटिंग आई कार्ड नहीं है या वोट देने का अधिकार नहीं है और सरकार उनकी परवाह नहीं, इसलिए प्रत्येक वयस्क को मत देने का अधिकार होना चाहिए। प्रत्येक जो 18 वर्ष का वयस्क है उसको वोट देने का अधिकार होना चाहिए। कानूनों का प्रभाव सभी पर होता है। राज्य के कानून तथा नीतियों का प्रभाव सभी व्यक्तियों पर पड़ता है। उसे निश्चित करने में भी सबका भाग होना चाहिए। उसको क्या भाई, निश्चित करने में सबका भाग होना चाहिए। चौथा है, नागरिकों को राजनीतिक शिक्षा मिलती है। वयस्क मताधिकार होने से सभी नागरिक समय समय पर देश में होने वाले चुनावों में भाग लेते रहते हैं। विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता अपने दल की नीति का लोगों में प्रचार करते हैं। मतलब दल की नीति का कैसे कोई हम जीत जाएंगे तो ये काम कराएंगे, ठीक है भाई। तो ये क्या है, सब नीति है। और देश की समस्या के बारे में उनको जानकारी देते हैं। इससे नागरिकों को राजनीतिक शिक्षा मिलती है। इससे देश के क्या मिलते हैं, राजनीतिक शिक्षा। अब देखो भाई, वयस्क मताधिकार के अवगुण, ये तो गुण थे, ये अवगुण है, ठीक है भाई। तो अवगुण में अशिक्षित व्यक्तियों को मताधिकार देना अनुचित है। प्रत्येक देश में अधिकतर जनता अशिक्षित और अज्ञानी होती है। वे उम्मीदवार के गुणों को न देखकर जाति, धर्म तथा मित्रता आदि के आधार पर अपने मत का प्रयोग करते हैं। ऐसे व्यक्ति राजनीतिक नेताओं के जोशीले भाषण से भी शीघ्र प्रभावित हो जाते हैं। अंत अशिक्षित व्यक्तियों को मताधिकार देना उचित नहीं है। दूसरा, भ्रष्टाचार को बढ़ावा। वयस्क मताधिकार प्रणाली में भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है। निर्धन व्यक्ति थोड़े से लालच में पड़कर अपना मत स्वार्थी और भ्रष्टाचारी उम्मीदवार के हाथों में बेच देते हैं। तीसरा, प्रशासन तथा देश की समस्याएं जटिल। आधुनिक युग में शासन संबंधी प्रश्न तथा समस्या दिन प्रतिदिन जटिल होती जा रही है, जिन्हें समझ पाना साधारण व्यक्ति के बस की बात नहीं है। प्राय साधारण मतदाता अयोग्य व्यक्ति को चुन लेते हैं क्योंकि उनके पास देश की समस्या पर विचार करने तथा उन्हें समझने के लिए समय ही नहीं होता। उनके पास देश की समस्याओं पर विचार करने तथा उन्हें समझने का लिए समय नहीं होता। चौथा है, साधारण जनता रूढ़िवादी होती है। साधारण जनता कैसे होती है भाई, रूढ़िवादी। वयस्क मताधिकार के विरुद्ध एक तरफ यह प्रस्तुत किया जाता है कि साधारण जनता रूढ़िवादी होती है।
रूढ़िवादी मतलब बहक जाती है। उसके द्वारा आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र में प्रगतिशील नीतियों का विरोध किया जाता है। उनके द्वारा आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र में प्रगति हो रही है उसकी नीतियों का विरोध किया जाता है। भाई सरकार ने क्या किया, सरकार बंदी है, सरकार ऐसी है, तो उसमें क्या है, अजीब भ्रष्ट आदमी वो उनका वोट ले लेता है। तो मताधिकार केवल उन्हीं व्यक्ति को ही मिलना चाहिए जो इसका उचित प्रयोग करने की योग्यता रखते हैं। ठीक है भाई। अब चुनाव आयोग के गठन पर नोट लिखे। तो देखो भाई चुनाव आयोग कैसे, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में क्या है भाई, 324 में चुनाव व्यवस्था के अधीक्षण, निर्देशन एवं नियंत्रण का कार्य भारत में संवैधानिक मान्यता प्राप्त स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव आयोग को सौंपा है, जिसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त व अन्य चुनाव आयुक्त हो सकते हैं, जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। संविधान के अनुच्छेद 324 में यह भी प्रावधान है कि मुख्य चुनाव आयुक्त की सलाह के लिए राष्ट्रपति द्वारा अन्य आयुक्तों की नियुक्ति की जाती है। मतलब एक तो क्या है, मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य आयुक्त। ठीक है भाई। भारत में 1951 पहली बार संविधान के अंतर्गत एक सदस्यीय निर्वाचन आयोग का गठन, एक सदस्य मतलब एक सदस्य था, तो केंद्र की कांग्रेस सरकार ने 16 अक्टूबर 1989 को राष्ट्रीय विधानसभा द्वारा 2 निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करवाते हेतु निर्वाचन आयोग को पहली बार बहुसदस्यीय आयोग बनाते हुए इसे व्यापक रूप प्रदान किया। मतलब कांग्रेस की सरकार ने इसको क्या कर दिया, बहुसंख्यक कर दिया। नया पहली बहुसदस्यीय आयोग बनते ही इसे बना दिया और 2 जनवरी 1990 को राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार ने चुनाव आयोग को फिर से एक सदस्य बना दिया। फिर 2 अक्टूबर 1997 भारत के राष्ट्रपति ने अध्यादेश जारी करके चुनाव आयोग को 2 सदस्य एस गेहलोत की सम्मति की नियुक्ति कर दी। 20 सितंबर 1993 को संसद ने विधेयक पास कर चुनाव आयोग को बहुसदस्य बना दिया। मतलब ये कभी बहुसदस्य है, मतलब बहुत सारे लोग और एक सदस्य मतलब एक लोग, तो ये होते रहते। लेकिन यहाँ तक सही है भाई। देखो भाई संविधान में कुछ प्रावधान है। ठीक है भाई। और एक आयोग राष्ट्रपति का आयोग की नियुक्ति की जा सकती है। फिर क्या है, सरकार बदलती रहती है और वैसे वैसे ही चुनाव आयोग में सदस्य भी बदलते रहते हैं। ठीक है भाई। और देखो भाई चुनाव आयोग के कोई 4 कार्य। नंबर 1 चुनाव प्रबंधन निर्देशन अंतरण। चुनाव आयोग का प्रमुख कार्य निष्पक्ष चुनाव कराना, इसलिए संपूर्ण चुनाव व्यवस्था चुनाव आयोग के अधीन है। यह चुनाव का प्रबंध निर्देशन नियंत्रण करता है तथा चुनाव से संबंधित समस्याओं का समाधान करता है। दूसरा मतदाता सूची तैयार करना। चुनाव आयोग चुनाव से उप चुनाव क्षेत्र के आधार पर मतदाता सूची तैयार करवाता है, जिसके लिए तथा समूह उन सभी वयस्क नागरिकों को मतदाता सूची में सम्मिलित करने का प्रयास किया जाता है जो मतदाता बनने की योग्यता रखते हैं। जैसे मतदाता सूची तैयार की जाती है, अगर जो भी व्यक्ति स्त्री हो या पुरुष हो, लड़का हो या लड़की हो, जिसकी आयु 18 वर्ष हो चुकी है वो वोट डाल सकता है। ठीक है भाई। वो मतदाता सूची तैयार करना, मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करवा सकता है। ठीक है भाई। और राजनीतिक दलों को निर्वाचन में ठीक व्यवहार रखने के निर्देश। जो चुनाव लड़ते हैं राजनीतिक दल, उनका व्यवहार ठीक होना चाहिए चुनाव के वक्त। चुनाव आयोग चुनाव के समय उचित वातावरण बनाए रखने के लिए सभी राजनीतिक दलों और साधारण जनता के लिए आचार संहिता कोड ऑफ कंडक्ट बना सकता है। जैसे मत प्राप्त करने के लिए राजनीतिक दल जातिवाद या संप्रदाय की भावना को नहीं भड़काएंगे और भ्रष्ट तरीकों का नहीं अपनाएंगे। वह सरकार चुनाव आयोग का ये भी एक आदेश है, अगर जो भी चुनाव लड़ेगा वो एक ना तो सांप्रदायिक दंगे भड़काएगा और ना ही जातिवाद फैलाएगा। ठीक है। और भ्रष्ट तरीका भी नहीं अपनाएंगे। ठीक है भाई। और चुनाव की तिथि की घोषणा करना। चुनाव आयोग उम्मीदवार के लिए नामांकन पत्र भरने, नाम वापस लेने तथा नामांकन पत्रों की जाँच करने की तिथि निश्चित। अगले इस दिन चुनाव के फार्म भरे जाएंगे और इस दिन नामांकन वापस लिया जाएगा और ये जांच की जाएगी। यह आयोग उस तिथि की घोषणा करता है। ठीक है। यह आयोग उस तिथि
और जिस दिन आम चुनाव होने होते हैं नागरिकों को अपने मतदान देने का अधिकार का प्रयोग करना होता है, उस दिन उसको अपने मतदान का प्रयोग करना होता है। ठीक है।